आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। प्राइम डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ठीक 12 घंटे बाद देश में आम सभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। इस चुनाव में कई रिकॉर्ड तोड़े गए। जनसभा करने में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया कीर्तिमान कायम किया। 27 मार्च से लेकर चुनाव के आखिरी चरण तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल 205 जनसभाएं और रोड शो किए, जिसमें से 159 जनसभाएं सिर्फ यूपी में रहीं। इसके अलावे 15 प्रबुद्ध सम्मेलनों को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी ही नहीं बल्कि 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव प्रचार कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी लोकसभा चुनाव में अब तक का सर्वाधिक जनसभा कर कीर्तिमान स्थापित किया। अखिलेश यादव ने अकेले 54 जनसभाओं को संबोधित किया। 9 लोकसभा सीटों पर राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने मंच साझा किया। इसके अलावा विभिन्न 60 कार्यक्रमों में भी अखिलेश यादव शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात कर ली जाए। यूपी के 58 लोकसभा सीटों के लिए रिकॉर्ड 32 विशाल रैलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित कर एक नया कीर्तिमान उत्तर प्रदेश के लिहाज से कायम किया। अब तक शायद कोई प्रधानमंत्री इतनी रैलियां किसी भी आम सभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में नहीं की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अयोध्या, गाजियाबाद, वाराणसी समेत करीब आधा दर्जन रोड शो के जरिए कमल खिलाने की कोशिश की। दोस्तों, इस आम सभा चुनाव को लेकर एक और नया कीर्तिमान बना है। वो ये कि आज़ाद भारत में पहली बार मतदान की प्रक्रिया 80 दिनों तक चली। आज़ाद भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, जो 17 चरणों में संपन्न हुआ था। 2009 में 74 दिनों में, 2014 में 71 दिनों में और 2019 में 73 दिनों में चुनाव संपन्न हो पाया था। अब आखिरी चरण का चुनाव शेष है, जो कल यानी 1 जून को समाप्त होने वाला है। बात की जाए मुद्दों की, तो हर एक चरण में बदलते मुद्दों ने भी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आरक्षण की बात छोड़ दी जाए तो बाकी सारे चरणों में मुद्दों की भरमार देखने को मिली। मंगलसूत्र से लेकर पाकिस्तान तक, राम मंदिर से लेकर खान पान तक, शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जो इस चुनाव में छूटा हो। दोस्तों, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल में ध्यान मग्न हैं, लेकिन चुनावी मौसम में इसे भी राजनीतिक रंग देने में कोई कहाँ पीछे नजर आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अधीर रंजन चौधरी, अखिलेश यादव, तेजस्वी से लेकर शशि थरूर तक प्रधानमंत्री के इस योग साधना पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस ने तो चुनाव आयोग तक में शिकायत कर दी है। बहरहाल, सियासत के इस मिजाज पर आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहतरीन पैनल के साथ, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ बयान। चलिए, हम बयान आपको बाद में सुनाने की कोशिश करेंगे। तकनीकी कारणों से हम उसे नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल होगा जिसके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लोकसभा चुनाव रहा 7 चरणों का, 80 दिनों की ये प्रक्रिया कल समाप्त हो जाएगी मतदान की। इसके बाद 4 जून को परिणाम आएगा और केंद्र की सत्ता पर कौन काबिज होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सारे सियासतदानों की बात की जाए तो सब अपने अपने तरीके से, संभवतः कोई भगवान के दर पर जा रहा है, कोई मज़ारों पर जा रहा है। जिसका जिसमें आस्था है वहाँ वो आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहा है कि शायद जनता जनार्दन उसे इस बार जिता दे और संसद तक पहुँचाए। 543 सीटों वाले लोकसभा के लिए टक्कर काफ़ी कहा जा सकता है कि गंभीर रहा, मुद्दों की भी भरमार रही। इंडिया गठबंधन और एनडीए 2 धड़ा ऐसा है जो इस चुनाव में सीधे तौर पर आमने सामने है। हालांकि इंडिया गठबंधन को लेकर के 1 जून को एक बैठक भी बुलाई गई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। उसमें तमाम नेता तो जाएंगे, लेकिन बंगाल की दीदी यानी ममता बनर्जी अभी तक उसमें जाने पर अपनी रजामंदी नहीं दी हैं। अखिलेश यादव को यह जवाबदेही दी गई है कि वो किसी तरह से ममता बनर्जी को मनाएं और इस बैठक में बुलाएं। यानी कुल मिलाकर के एक मौका है इंडिया गठबंधन के सामने कि वो एकता दिखाए, लेकिन ऐसा होता हुआ ममता बनर्जी की ओर से नहीं दिख रहा है। इसको लेकर के पहले से ही एनडीए के तमाम दिग्गजों ने सवाल खड़े किए थे कि 4 जून को जैसे ही मतगणना शुरू हो जाएगी, इंडिया गठबंधन में टूट होना शुरू हो जाएगा।
और इसकी नज़ीर ममता बनर्जी के जरिए फ़िलहाल देखने को मिल रही है। चलिए, हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले हम स्टूडियो में मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह का स्वागत करना चाहेंगे इस चर्चा में। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक सोनकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जेपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। हेमंत मिश्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हम सहयोग लेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेश आनंद जी का, जिनके सियासत पर पैनी निगाहें होती हैं और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है उसकी हकीकत हमारे आपके सामने लेकर आते हैं। राजेश जी भाई, मुद्दों की तो तमाम भरमार रही, लेकिन जाते जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और मुद्दा दे ही दिया। योग साधना भी अब सियासतदानों के जुबान पर आलोचना का केंद्र बन गया है विपक्षी दलों की ओर से। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले अंतिम चरण के मतदान के पहले कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र की लाज बचाने के लिए वालों की जो हैं उनकी पहचान करें, घर से निकलें और मतदान करें। अपने अधिकारों की खातिर लड़ना होगा, चाटुकार और लालची लोगों से दूर रहना होगा। वाह, बहुत बहुत अच्छा संदेश है, वेरी गुड। तो सारे मतदाता जो है, हमारी ये अपील है कि इस बार मतदान का रिकॉर्ड तोड़ें। रैली, जनसभा, इन सब का तो रिकॉर्ड टूट ही रहा है। अगर मतदान का रिकॉर्ड टूटता है तो ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत होगा। जी देखिए, आज़ादी के समय से राजनीति का बड़ा अजीब इतिहास रहा है कि ये आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी ने लड़ी, काला पानी सावरकर को हुआ, फांसी भगत सिंह को हुई, गोली चंद्रशेखर आज़ाद खाए और सुभाष चंद्र बोस का पता ही नहीं चला। सर्वदलीय सर्वसम्मति से सरदार पटेल चुने गए और प्रधानमंत्री नेहरू जी बने। तो बिल्कुल सही। ये राजनीति आज़ादी के समय से ही होती आई है। मौजूदा समय में स्थिति यह है कि इंडी गठबंधन का एकमात्र मुद्दा है मोदी हटाओ। अब मोदी हटाने के लिए सारे लोग एक मंच पर आए हैं। चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है, कल मतदान होना है। कल दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक भी बुलाई गई है। इसमें सबसे बड़ी दावेदार ममता बनर्जी ने मीटिंग में आने से अपनी असमर्थता जाहिर की है, कारण जो भी रहा हो। तो सत्ताधारी दल को एक मुद्दा मिल गया है पहले से ही, और वो पहले से भी कहते रहे हैं कि गठबंधन में फूट होना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये साफ संकेत है कि ये चुनाव साझा रूप से लड़ने के लिए सिर्फ एक गठबंधन बना था जी। और अब परिणाम के आते आते तक इसमें बिखराव की स्थिति शुरू हो गई है। तो जनता जनार्दन बहुत समझदार है इस देश की, और वो बड़ी बारीकी से इन सब चीज़ों को भांपती है। अब आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री के ध्यान को भी मुद्दा बना लिया गया। मैं इसको स्पष्ट इसलिए कह रहा हूँ कि विपक्ष का मुद्दा ही है प्रधानमंत्री को हटाना। मोदी हटाओ इनका मुद्दा है। तो उस मुद्दे को मैं मोदी की हर क्रियाकलापों पे इनकी बारीकी नज़र रखती है। इसके लिए चुनाव आयोग बैठा है, एक संवैधानिक संस्था है, वो इस चीज़ का निर्णय करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। अब सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मैं 3 सीटों को मुख्य मानता हूँ जिस पे चुनावी चर्चा करना जरूरी है। वैसे तो सभी सीट महत्वपूर्ण होते हैं जी। पर 3 सीटों में वाराणसी, कैसरगंज और महाराजगंज, इन 3 सीटों का मैं जिक्र विशेष रूप से करना चाहूँगा, क्योंकि वाराणसी अपने आप में विशिष्ट इसलिए है कि वहाँ से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। महाराजगंज से पंकज चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो 6 बार के सांसद रह चुके हैं। वो अगर इस बार चुनाव जीतते हैं, हालांकि वहाँ की आबो हवा बता रही है कि वो इस बार चुनाव जीतेंगे, तो वो 7वीं बार वहाँ से सांसद होंगे। जी।
89 और संभवतः ये वित्त राज्य मंत्री भी हैं। हाँ, इस समय वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। 89 से 91 में उन्होंने अपने गोरखपुर से नगर निगम से पार्षद की पारी खेलनी शुरू की थी और निरंतर वो राजनीति में उनका कद बढ़ता चला जा रहा है। केसरगंज सीट चुनाव के पहले बड़ा विवादित नहीं कहेंगे, चर्चित कहेंगे, उसको विवादित नहीं कहेंगे, चर्चित कहेंगे। ब्रजभूषण सिंह शरण वहाँ से सांसद हुआ करते थे, उनके टिकट को लेके काफी उहापोह। कैसरगंज संभवतः इस चरण में नहीं है मेरे ख्याल से, हो चुका कैसरगंज। क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, मैं वो कैसरगंज इस बार नहीं है शायद। पर कैसरगंज में मैं जो ये आप चुनावी रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं उस पे कैसरगंज को मैं इसलिए चर्चा में लाना चाह रहा हूँ कि कैसरगंज ही एक ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने कोई चुनावी सभा में भाग नहीं लिया। यस, ये हकीकत है। ये इसलिए मैं इस चर्चा में लेके आया हूँ कैसरगंज को, क्योंकि कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का क्षेत्र रहा है। उनके बेटे वहाँ से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस नाते कैसरगंज की सीट भी इस चुनावी चर्चा में लाने का हमारा मकसद सिर्फ ये था जी। अब चुनाव पे अगर हम मतदान के उसके ये में आए तो प्रधानमंत्री ने, जैसे बिहार के प्रकरण में अभी प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य आया कि भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, जिन जिन लोगों ने घोटाला किया है उस पे वो जेल जाएंगे। तुरंत राजद जनता दल के नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो मुझे न डराए, मैं बिहारी हूँ। इस बात के मायने क्या है? उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं था। एक चुनावी जुमला कह लीजिए या एक कार्रवाई, अगर वो उस अपराध में संलिप्त नहीं है तो उनका रिएक्शन एक सवाल खड़ा करता है। चलिए, ये तो होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका अक्सर लोग एक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हेमंत जी आवाज आ रही है? हेमंत जी, चलिए हेमंत जी से संपर्क साधने की कोशिश किया जाए, क्योंकि मुख्य मुद्दा तो उनके और बीजेपी के बीच ही है। धर्मेंद्र जी भाई, प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैलियों को समाप्त करके 45 घंटे के ध्यान योग में गए हैं, उसको लेकर के आप लोगों को आपत्ति क्यों है भाई? संजय जी, एक तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं जो कल निर्वाचन होना है जिन लोकसभा की सीटों पर, उनके मतदाताओं से, नौजवानों से, किसानों से और आधी आबादी हमारी माताओं बहनों से अपील करूंगा कि जिस तरह से रैलियों में बहुत उत्साह से आपने भाग लिया और रैलियों ने पूर्वांचल का तापमान बहुत बढ़ा दिया, तो आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप जरूर लोकतंत्र के महापर्व में घर से निकलिए और मतदान अवश्य करिए अपनी पसंद के हिसाब से, आपको जो उचित लगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपनी चिंता करते हुए मतदान जरूर करिए। अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इन जो निर्वाचन हो चुके हैं उनकी स्थिति पर कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है। अभी राजेश जी जिस तरह से 3 सीटों को लेकर कह रहे थे, जिसमें ठीक है कैसरगंज पहले हो चुका है और कैसरगंज में जनता ने मत दिया है, जो हम लोग फीडबैक निकल रहा है उन महिला उत्पीड़न के खिलाफ, उनको उसका जवाब मिल गया है। और 4 तारीख को जब मंगलवार के दिन मंगलमय गणना होगी तो इस देश को पता चल जाएगा कि मनमानी नहीं चलेगी। किस तरह से आधी आबादी को आपने उंगली दिखाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने और देश के प्रधानमंत्री ने, उसका उनको जवाब मिलेगा। अब दूसरी बात, मैं अभी आज मिर्ज़ापुर से आया हूँ, उधर मैं मिर्ज़ापुर बनारस के क्षेत्रों में रहा। जिस तरह से परिवर्तन के लिए जनता आंदोलित है, एक तरह से मैं आंदोलित कह रहा हूँ, आंदोलित शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, कि जो जेपी के समय में जिस तरह से गुस्से में थी जनता का सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उसी तरह नौजवान अपनी नौकरियों को लेकर के, किसान अपनी आय को लेकर के जो बदहाल स्थिति बनी हुई है, आधी आबादी अपनी चिंता लेकर के जिस तरह से तमाम वादे उनसे किए गए थे पूरे नहीं हुए, और सबसे महत्वपूर्ण पूर्वांचल में विशेष रूप से बनारस और आसपास जो मुद्दा है वो ये है कि आपने वादा किया था माँ गंगा, जो आपके का एक आदर्श वाक्य था, माँ गंगा के साथ जो आपने अन्याय किया, जो उनके साथ एक तरह से जो न्याय मिलना चाहिए था नहीं हुआ। जिस तरह से आपके एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण शब्द था बनारस, पहले दिन जब आप आए तो बड़ा भावुक होकर के माँ गंगा के प्रति आपने शब्दों का प्रयोग किया, अपनी भावनाएं जाहिर की, लेकिन आपका 10 साल का लंबा कार्यकाल मिलने के बाद भी माँ गंगा जस की तस रह गई और भी बल्कि गंदगी उसमें जाने लगी। अच्छा होता कि आप सबसे पहले
चूंकि आपने सबसे पहले माँ गंगा का नाम लिया था, तो उत्तर प्रदेश के अंदर माँ गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए था। तो उसका जवाब बनारस वासी और गंगा से जुड़े इलाके के लोग जरूर पूछ रहे हैं। बनारस के लोग और भी पूछ रहे हैं कि ना हमारे बनारस के किसानों की आय दोगुनी हुई, ना जो है आपने क्वेटो बनाने किया था काशी को, वो भी वादा नहीं पूरा हुआ। वहाँ तो जो हमें दूसरी बात मिल रहा है कि हर हर गंगे और हर हर मोदी जो है हर घर में चल रहा है नारा। देखिए इस बार जो है ये नारे से 2 चुनाव जीत चुके हैं, नारे गायब हो चुके हैं। और वहाँ जो स्थिति देखिए, निर्वाचन आयोग में जिस तरह से इस सरकार ने मनमानी करके जो निर्वाचन की तिथि आपने अब शुरुआत में ही बताया कि सबसे बड़ा काफी दिनों का एक लंबा निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है, 80 दिनों का। और हीट वेव की स्थिति है कि बड़ी संख्या में आज मिर्जापुर में 7 जवान हमारे 7 मतदान कर्मी जो विभिन्न तरीकों से जुड़े थे, उनकी दुखद मृत्यु हो गई और 30 से अधिक लोग बीमार हो गए। जो स्थिति बदइंतजामी की कि जनता किस तरह से मत करे, कितना अन्याय और अत्याचार ये सरकार कर रही है, वो सारी चीज़ें चुनाव में जुड़ करके इफेक्ट करेंगी। दूसरी बात, जहां उम्मीद थी हमें 10 वर्ष के लंबे कार्यकाल के बाद कि प्रधानमंत्री जी आते और जनता को जब भी संबोधित करते, हमको इससे दिक्कत नहीं है कि रैलियों की संख्या उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है, अधिकार है आपको और रैलियां करना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा आप उत्तर प्रदेश से जीते थे, उत्तर प्रदेश में आपको ज़्यादा समय देना चाहिए था, रहना चाहिए था, लेकिन आपको मुद्दे की बात करनी चाहिए थी। आपको बात करनी चाहिए थी पुराने जो वादे थे महंगाई कम करने की, उस पर बात करनी चाहिए थी सारी परिस्थितियों खुल करके। आपको उस बात करनी चाहिए थी भ्रष्टाचार खत्म करने के आपके वादे का क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा, किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या है, उसको भी खुल के प्रधानमंत्री जी की बात करना चाहिए था। उन्होंने वादा किया किसान की आय दोगुनी करने की, किन परिस्थितियों में नहीं हो पाया उसको उत्तर प्रदेश के लोगों को बताना चाहिए था, क्या स्थिति है। इनको उत्तर प्रदेश के लोगों को बताना चाहिए था कि जो विदेशों में काला धन ले आकर के 15 लाख देने का जो इनका वादा था वो कहाँ तक पहुँचा। इस तरह से एक जो लंबी फहरिस्त लेकर के आए थे, महिलाओं को गैस के दाम कम करने का वादा किया था, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का वादा किया था, ठीक है। आज महिलाओं का चूल्हा नहीं जल पा रहा है। लेकिन हुआ क्या, प्रधानमंत्री जी बड़े दुख के साथ में, संजय जी आप बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी जिसको उनके कार्यकर्ता माँ से मोदी 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 के नारे लगाते थे, उन्होंने माँ से मटन, माँ से मंगलसूत्र, माँ से मुजरा तक ले करके चले आए, भा से भैंस पहुँच गए। तो ये बड़ा दुखद हमको लगता है कि ये जो निर्वाचन है 2024 का, भारतीय राजनीति के इतिहास में इस तरह से प्रधानमंत्री के जो गिरे हुए शब्द जो प्रयोग में आए हैं उसके लिए जरूर याद करें। चलिए, प्रधानमंत्री जी तो अपने नए कैबिनेट को जवाबदेही भी दे दिए हैं कि अगले 100 दिन का वो खाका तैयार करेंगे। अब ये तो भारत का लोकतंत्र तय करेगा। आवाज आ रही है संजय जी, भारत के लोकतंत्र में जनता सांसद चुनती है और चुने हुए सांसद मेजॉरिटी से अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि 4 जून को मंगलवार के दिन जब गिनती होगी तो बहुत भारी संख्या में इंडिया गठबंधन और उसके सहयोगी जीत करके आएंगे और पूरे देश का वातावरण मंगलमय हो जाएगा। चलिए, डॉक्टर जेपी सिंह भाई, सुन रहे थे समाजवादी पार्टी को, आप लोग तो तैयारी करो 4 जून में कि अगली सरकार बनेगी, उसके बाद प्रधानमंत्री का विदेश दौरा भी कंफर्म हो चुका है, अभी फिलहाल वो योग साधना में है, विपक्षी दल सवाल भी खड़े कर रहे हैं, क्या कुछ जवाब है आपकी ओर से? अभिनंदन है लोकतंत्र के महापर्व पे, हम सभी शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि सारे वोटर, सारे कर्मचारी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। और कल जो मतदान होने वाला है 57 सीटों पे, भारी से भारी लोग घर से बाहर निकलकर मतदान करने का काम करें। ये प्राइम टीवी भी ये अपील कर रहा है, ठीक है। हेल्दी डेमोक्रेसी फार्म हो। मैं बताना चाहूंगा कि समाजवादी के साथी जो हैं और बिहार के एक साथी हैं, जो ये युवा साथी हैं, इन्हीं लोगों से अगर पूछना हो कि जब जब यूपी और बिहार में सरकारें बनी हैं तो यूपी और बिहार को इन लोगों ने कितना आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर इन लोगों ने आगे बढ़ाया ही होता तो आज बेरोजगारी का जो आलम ये लोग रोते हैं, जो विकास का काम हुआ है वो भी इनको दिखाई नहीं देता। मैं तो कहूँगा इन्हें चश्मा बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब बढ़िया काम हुआ है, चाहे इस देश में 500 साल से पेंडिंग में था, देश की जनता इंतजार में थी कि कब भगवान राम का मंदिर
बने और प्राण प्रतिष्ठा हो। अगर वह काम इस देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री ने करने का काम किया, उसका विरोध करना ये लोग चालू कर दिए। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर का विकास पर्यटन की दृष्टि से और उस मंदिर के विकास को लेकर तमाम बातें मुकदमा चल रहे हैं। और उसके बाद मथुरा की बात आती है, वहां भी शुरुआत हुआ तो ये नमाजवादी साथियों ने उसका विरोध करना चालू कर दिया, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में श्रद्धालुओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जो भी होना है न्यायालय से ईमानदारी से तर्कों के आधार पे, जो पहले के साक्ष्य हैं उसके आधार पे निर्णय होने वाले हैं और इस देश की जनता इंतजार कर रही है। लेकिन इन लोगों से इंतजार नहीं हो रहा है, बल्कि ये लोग विरोध पर उतर आए। और इस देश में युवाओं के लिए चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सुरक्षा हो, इस देश की सरकार ने जो काम किया है वो भी इन्हें दिखाई नहीं देता कि इस देश में चाहे IIM हो, मैं चूंकि प्रोफेसर हूं, मैं जानता हूं, IIM हो, मेडिकल कॉलेज है और IIT के कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय है, इसमें इतना काम हुआ है, इतनी सीटें बड़ी हैं, इतने खोले गए हैं इंस्टीट्यूट, वो भी इनको दिखाई नहीं देता। जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय खोलने का काम हुआ है। यही सुहेलदेव एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का काम मोदी सरकार ने किया, ये भी इन्हें नहीं दिखाई देता। मैं क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी डॉक्टर JP सिंह साहब सवाल एक ले लीजिए। ये उपलब्धियां तो भाई हैं सामने, तो मंचों से इन्हीं मुद्दों की चर्चा होना बेहतर होता है ना। उसके लिए मंगलसूत्र से लेकर मुजरे तक जाने की आवश्यकता क्या है? गंगा जमुनी तहजीब भी बची रहे और सियासत भी अपना चलता रहे। वो कारण ये है ना, विपक्षी जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जितनी जितनी मूड़ी है उतने उतने PM बनने वाली मार चल रही है इन लोगों में। इसलिए जो अच्छा काम यहाँ देश के प्रधानमंत्री और प्रदेशों में भाजपा की सरकार करने का काम कर रही है, उसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। वो जाति जनगणना कराने का काम करते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं कि जिन लोगों की आर्थिक स्थितियां ठीक ठाक हैं, मेहनत से ईमानदारी से अगर वो कमाए हैं या पैतृक संपत्ति है, उस पर टैक्स लगाएंगे, उससे कटौती करके हम दूसरे लोगों को विशेष संप्रदाय के लोगों को देने का काम करेंगे। अब आखिरी चरण में सैम पत्रोदा को क्या लाएंगे? हाँ, एक मिनट, धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे, जवाब दे दीजिए, फिर चलेंगे बीजेपी प्रवक्ता के पास। रख रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी का पक्ष। राजभर जी योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे और पिछड़ों के प्रति अन्याय और अत्याचार का आरोप लगा करके नौकरियों में आरक्षण, नौकरियां छीने जाने का और उनके हक और हुकूक को ये सरकार नहीं पूरा कर रही थी, छोड़ के चले गए थे। उसके बाद लौट करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद सरकार में मंत्री बनने के मिनिस्टर इन वेटिंग काफी महीनों तक रहे और एक बार भी उनके जबान से पिछड़ों की, गरीबों की, दलितों की आवाज नहीं निकली। क्या क्या पूरा हुआ? और JP सिंह जी राम मंदिर की बात कहते हुए आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। आपके नेता ने अयोध्या में जाकर के कहा था कि राम मंदिर तो वो लोग राम मंदिर का नाम लेते हैं, मंदिर बनना चाहिए जो भुक्खड़ होते हैं, जो कोई काम नहीं करते हैं, जिनका पेट मंदिर से भरता है, वो लोग मंदिर का नाम लेते हैं। और मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, उसको भारतीय जनता पार्टी और आप लोगों को उसका नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। पहले चरण में कम से कम अपने नेता को सीख दे और उनसे समझ ले कि उनके मंदिर पर उनका क्या स्टैंड है, गरीबों पिछड़ों के आरक्षण पर, उनके हक पर क्या स्टैंड है, तब इस तरह की बात टीवी पर। ठीक है, हेमंत जी को शामिल कर लें, फिर हम सोनकर जी के पास चलेंगे। हेमंत जी, आवाज आ रही है? जिस देश की सरकार 33% आरक्षण महिलाओं को देने का डॉक्टर JP सिंह साहब, जरा हेमंत जी को ले लेते चर्चा में, फिर आपके पास आ जाएंगे। हेमंत जी, आवाज आ रही है? हेमंत जी, आवाज आ रही है? संभवतः हेमंत जी तक अभी आवाज नहीं आ रही, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जाए। सोनकर जी, दीपक सोनकर जी, आवाज आ रही है? जी नमस्कार, मेरी आवाज आपको मिल रही है? भाई, मुद्दों की भरमार रही। अब 80 दिन का ये लोकतंत्र का महापर्व समाप्त होने वाला है। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, 4 जून को परिणाम भी आ जाएगा। भाई, प्रधानमंत्री जी अगर योग साधना पे गए हैं तो उसको लेकर के जिस तरह से विपक्षी दलों ने हमला बोला है, उसे किस नज़रिए से देखते हैं? और आखिरी चरण में जो ये 57 सीटों पर संघर्ष होना है, उसको लेकर के आपका क्या आकलन है?
देखिए, अगर आखिरी चरण की जो उत्तर प्रदेश के चुनाव की अगर हम लोग बात करेंगे, तो 1 तारीख को होने वाले मतदान में लगभग 13 सीटों पर चुनाव होना है और 2019 में इन 13 सीटों पर एनडीए के गठबंधन दल ने, घटक दल ने जिस तरीके से 13 में से 11 सीटों पर उसमें जीत दर्ज करी और 2 सीटें बसपा के पास रही। आज जो 2 युवाओं की जोड़ी जो उत्तर प्रदेश में 2017 में भी दिखाई दी थी, वो जोड़ी फेल हुई। वो जोड़ी फिर 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आई है और जनता, मुझे पूरा विश्वास है, उसको भी फेल करने का काम करेगी। मगर समझने की आवश्यकता यह है कि 13 में से 11 सीटें एनडीए माने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को मिलने का काम किया और 2 सीटें बसपा को। समाजवादी पार्टी के पास क्या था? 0। कांग्रेस के पास क्या था? 0। तो देखिए, देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने निश्चित तौर पर 2014 से लगातार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिए। देखिए, जनता आज एक परसिमन के आधार पर है, एक कमीशन के आधार पर है कि किसने हमको उन मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का काम किया है और किसने उन मूलभूत सुविधाओं से हमको दूर रखने का काम किया है। किसने गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों तक पहुंचाने का काम किया है, किसने उस गरीबों से, उनकी दलितों से जमीन छीनने का काम किया है। हमारे भाई अभी राम मंदिर की बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार राम मंदिर बना, मगर राम मंदिर के समर्थन में कौन था? जिनको राम मंदिर जाने में परहेज है, जिनको राम जी की आस्था में परहेज है, जिनको जय श्री राम कहने में परहेज है। बात तो बहुत अच्छी करते हैं, और तो जब आप तुष्टीकरण की राजनीति की बात आएगी तब आप हर मंदिर जाएंगे, मगर राम मंदिर नहीं जाएंगे। राम मंदिर से परहेज, भारत माता से परहेज है। तो चिंता मत करिए, देश की जनता ने यह तय कर लिया है, प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है, जिन्होंने उस गरीब के घर पर, उसके घर पर चूल्हा जलाने से, गैस चूल्हा जलाने का काम किया, उसके साथ देश की जनता खड़ी है। जिसने उस गरीब के सर पर छत देने का काम किया, उसके साथ जनता खड़ी है। जिसने उस गरीब को किसान निधि से, सम्मान निधि से जोड़ने का काम किया, उसके घर पर जनता खड़ी है। जिसने उसको इज्जत घर से जोड़ने का काम किया, उसके साथ जनता खड़ी है। एक और मैं बहुत विशेष चर्चा इस चर्चा में लाना चाहता हूं जी। इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट प्रतिशत पर हिस्सा लिया। जो पहला छठा चरण था, उसमें 6% से भी ज्यादा महिलाओं ने अधिक वोटिंग की है। अब उसका कारण क्या है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। दीपक जी, कहीं ऐसा तो नहीं है, दीपक जी कहीं ऐसा तो नहीं है जो कारण आप बताएंगे वो महिला सम्मान से जुड़ा हुआ हो और गैस सिलेंडर की कीमत भी दूसरा, बढ़ी हुई कीमत भी दूसरा कारण हो सकता है? जी देखिए, जब उन घरों में गैस सिलेंडर ही नहीं था उस समय, आज तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से 11 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन से जोड़ने का काम किया है जी। और सबसे बड़ी बात, जो महिलाओं को सुरक्षा देने का काम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया, जो भरोसा। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बोले। हेलो, आवाज आ रही है? बोले बोले, कंटिन्यू कीजिए, सुनकर आवाज आ रही है? जी, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो हेलो, सोनकर जी की क्या समस्या, उसको दूर किया जाए। सोनकर जी आवाज आ रही है, आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, हेमंत जी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आ रही। भाई, मोदी जी अगर योग साधना करने रॉक मेमोरियल गए हैं तो आप लोग चुनाव आयोग में शिकायत क्यों कर रहे हैं भाई? साधना और उपासना की तो सबको आजादी है देश में। देखिए, चुनाव आयोग से शिकायत इस बात की है कि जो मीडिया जो है उनको 24 घंटे दिखा रहा है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। किसी की साधना पे, किसी की पूजा पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो व्यक्तिगत करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हो सकता है, मैं तो ये कहूंगा कि साधना के साथ में वो शायद देश से माफी मांग रहे होंगे कि बेरोजगारी में 45 वर्षों में उच्चतम स्तर पर हो गई है, इसके लिए हमें जनता माफ कर दे। क्योंकि देखिए, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लिए भगवान जनता है।
हम लोग जनता के दरवाजे पे, जनता के रूपी मंदिर के सामने खड़े होकर के हम ये प्रार्थना जनता से कर रहे हैं कि हम उनको सहूलियत देंगे, हम उनको ये श्रमिक रोजगार का जो है दायित्व देंगे, जो हमारा सरकार का दायित्व होता है। 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था वो नहीं कर पाए, इसके लिए वो माफी मांग सकते हैं, लेकिन हम जनता के दरवाजे पर जाकर के, जनता के मंदिर पर जाकर के हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जो 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे वो अब जा रहे हैं। और 28 तारीख के बाद से हम लोग एक नया कैलेंडर, भर्ती कैलेंडर जो हमने लागू किया, उसके अनुसार 30 लाख लोगों को नियुक्ति देने का काम शुरू करेंगे। जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको स्टाइपेंड देने का काम शुरू करेंगे, जो महिलाएं हैं उनको संरक्षण देने का काम शुरू करेंगे। जिस तरीके से इस सरकार ने 10 साल के टेन्योर में, भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो उन्नाव की लड़की हो, चाहे वो हाथरस की लड़की हो, चाहे महिलाओं का कितना भी उत्पीड़न किया हो, चाहे रवन्ना का मामला रहा हो, चाहे बलात्कारियों के साथ खड़े होने की बात हो, हम उन सबके जनता के दरवाजे पे खड़े हैं, जनता रूपी मंदिर के सामने खड़े हैं और वहीं हम प्रार्थना कर रहे हैं। जी धर्मेंद्र जी, भाई सोनकर जी का आरोप था आपके ऊपर कि आप लोग कहेंगे कि अदालत के फैसले से राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन आपको जाने में क्यों परहेज है राम मंदिर, रामलला का दर्शन करने में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर संजय जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मैंने बनवाया, तो मैं तो कहूँगा ये संविधान और भारतीय न्यायपालिका में इनका भरोसा उठ गया है। ये पूरे देश ने देखा, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसके पहले लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से और हाई कोर्ट से तमाम फैसले हुए, चाहे जो सरकारें रही, और सुप्रीम कोर्ट में। मैं बहुत ध्यान से सुन लिया, बहुत ध्यान सुन लीजिए, सुनिए। के आदेश अनुसार बना, किसने उसका विरोध किया? देखिए, राम भक्तों पर नहीं, आप उस पर पार्टी नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, आपको कोई राइट नहीं है। क्या किसने हमेशा से राम भक्तों पर आंदोलन और प्रदर्शन? अरे राम को आप पढ़ लेते, भगवान कृष्ण को पढ़ लेते तो इस तरह की बात यहाँ न करते। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि संसार में सबको मैंने बनाया है, सब मेरी संतानें हैं, तो उसमें बाइफर्केशन कहां से होता है? ये अलग चीज है कि लोगों के रहन सहन पद्धतियां बदल गई। अगर आप राम अंतिम व्यक्ति को खुश करने के लिए न केवल माँ सीता को भेज देते हैं जंगल, बल्कि उनके पेट में उस समय, उनके गर्भ में अयोध्या के राजकुमार भी, अयोध्या के उत्तराधिकारी भी था, उसके बाद भेजते हैं। उनसे कुछ सीखा करिए। आपको राम का नाम लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका राम का नाम आप लेते हैं राजनीति में प्रयोग करने के लिए, उनसे सीखना नहीं चाहते। आप आइए मूल मुद्दे पर, इनको ठीक कराइए, बात अपने अवसर पे बोलिए। सोनकर जी अपने अवसर नोट कर लीजिए। भारत माता से आपको कोई प्यार नहीं है, सिर्फ दिखावा है। धर्म नितांत निजी विषय। हर कोई अपने घर में जो मंदिर बनाता है, एक कोड पर और अंदर बनाता है कि जहाँ कोई न घुसे, और वहाँ नहाने के बाद पहले पूजा अर्चना करता है, दिखावा नहीं करता कैमरा लगा करके। और यदि साधना का मतलब प्रधानमंत्री जी जानते तो कैमरा लेकर के वहां साधना करने न जाते। साधना एकदम अपने आप को साधने में है। साधना शब्द ही साधना है, जिसमें एकांत चाहिए, एकाग्रता चाहिए, सांसों का सामंजस्य चाहिए, उसमें कैमरा और अटेंशन नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं आता हूँ, एक महत्वपूर्ण मुद्दे से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एक एक करके अर्थ पता है। आप लोग नमाज के बारे में बताया, पूजा के बारे में डॉक्टर साहब सोनकर को पहले बोलने नहीं होती है। ये मछली मंडी नहीं है, मछली कह करके नोट कर लीजिए, आपके पास चले आएंगे एक एक करके। सनातन का पता नहीं है, सनातन आप जानते ही नहीं। सनातन अगर जान रहे होते तो इस तरह भाषा प्रयोग न करते। धर्म की परिभाषा यहाँ न तय करें। आज सोनकर, दूसरे इससे महत्वपूर्ण धर्मेंद्र जी, धर्म की परिभाषा नहीं, यहाँ पर आप लोग मुद्दों की बात करें ना। मेरे चर्चा का संजय जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। संजय जी चूंकि मंदिर की बात कर रहे थे, मेरा कहना है कि इनसे तमाम सवाल पूछे गए और जो बुनियादी सवाल थे उस पर इनको जवाब देना चाहिए। मंदिर पर नहीं जाना चाहिए, चूंकि मंदिर संवैधानिक व्यवस्था के तहत, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश तहत और उसके द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत बना है। उसमें किसी भी दल को, और विशेष रूप से निर्वाचन के समय तो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। आप अब आते मुद्दे पर, किसान की आत्महत्या। एनसीआरबी के आंकड़े जो इनके यहाँ इसी सरकार में जारी हुए, एक रोजाना 154 किसान और दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या से मरते हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। 2022 में अगर तुलना करें तो 4% आत्महत्या दर बढ़ गई। मजदूर पे आते हैं। मजदूर जो कि लगभग ये कह रहे थे गैस सिलेंडर लोगों तक पहुंचा, महंगाई की स्थिति 1100 सिलेंडर। आप सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। लगभग एक महीने में एक मजदूर को डॉक्टर जेपी सिंह साहब, डॉक्टर जेपी सिंह साहब पहले मैक्सिमम
डॉक्टर 100 जेपी डेज नोट कर लीजिए, आपके पास चलाऊंगा, एक एक करके बोलेंगे संजय तो जी, सबकी बात। हाँ। 100 डेज रोजगार की गारंटी मजदूरों की जो दी गई है, उसमें लगभग एक महीने में 8 दिन, 8.5 दिन, 9 दिन का एवरेज पड़ता है उनकी मजदूरी, उनको मिलने का रोजगार। और उसके हिसाब से मिनिमम वेजेज, इन्होंने मैक्सिमम वेजेज जो लेबर के लिए मनरेगा में निर्धारित किया है 230 रुपए है। कितनी शर्म की बात है, 50 डिग्री में 230 में वो फावड़ा कुदाल चलाएगा मजदूर। हीट की स्ट्रोक, जिसमें एक दिन की दवा डॉक्टर फीस नहीं दे सकता, और वो 8 दिन के हिसाब से अगर एक महीने का उसका जोड़ लीजिए तो 2000 भी नहीं पहुंचता। आप बताइए गैस सिलेंडर खरीदेगा कि दाल खरीदेगा कि सब्जी खरीदेगा कि उसमें किचन में प्रयोग होने वाली और भी कोई चीज खरीद सकता है क्या? कितना मजाक, कितना क्रूर मजाक विशेष रूप से किसान के साथ और मजदूर, दिहाड़ी मजदूर के साथ इन्होंने किया है। इनको शर्म आनी चाहिए। उस पर जवाब देने के बजाय घूम करके दीपक जी जवाब दे दीजिए भाई, जो समाजवादी पार्टी का आरोप है। देखिए, इनको ये बताना चाहिए, समाजवादी पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार रही तब उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिया? मैं बता दूं क्या दिया? मुझे अवसर सैफई महोत्सव का जनता की गाड़ी कमाई का घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे अपराधी, मुजफ्फरनगर के दंगे, और लगातार अपराधियों और आतंकवादियों की एफआईआर और मुकदमों को वापस लेने का काम ये देश की, प्रदेश की जनता को देने का काम किया। जवाब लेंगे आप। गुंडा राज, अपराध, और आप संविधान की बात कर रहे हैं। शर्म करना चाहिए संविधान पर। 2012 से 17 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तब दलित समाज के प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़वाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आप संविधान की बात करते हैं, ये समझने की जरूरत है भाई साहब। अब ये संविधान को नहीं, ये संविधान की जगह शरीयत कानून को लाना चाहते हैं, जो कांग्रेस की हमेशा से मंशा रही, जो इंदिरा गांधी जी की हमेशा से मंशा रही, जो जवाहरलाल नेहरू जी की हमेशा से मंशा रही। ये संविधान को मानते ही नहीं है। ये संविधान की जगह शरीयत कानून को लाना चाहते हैं। ये इस भावना से काम करते हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम किया। ठीक है, हम सब भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं। जब उत्तर प्रदेश से कहीं बाहर जाते थे तब उत्तर प्रदेश में यही उनसे हमसे चर्चा करी जाती थी। अरे भाई, क्या वही उत्तर प्रदेश से आए हो जहां मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी हैं? क्या वही उत्तर प्रदेश से आए हो जहां अंधेरा रहता है? क्या वही उत्तर प्रदेश से आए हो जहां टूटी सड़कें हैं? क्या वही उत्तर प्रदेश से आए हो जहां बड़े बड़े घोटाले कर दिए गए हैं? क्या वही उत्तर प्रदेश से आए हो कि मंत्री की भैंस को ढूंढने में पूरी पुलिस लगा दी जाती थी? ये उत्तर प्रदेश की चर्चाएं थी। और आज उत्तर प्रदेश की चर्चाएं हैं कि वह उत्तर प्रदेश है जहां कानून व्यवस्था का राज है। ये वह उत्तर प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे है। ये वह उत्तर प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वे है। ये वह उत्तर प्रदेश है जहां महिलाओं को सुरक्षा पर नंबर 1 बना है। ये वह उत्तर प्रदेश है जहां सुरक्षा के बाद में बदलने का काम किया। ये बदलाव कराया और जनता उसी परसेप्शन के साथ है जो सरकार में रहकर के जो जनता की मूलभूत सुविधाएं थी उनको देने का कितना उनको वंचित किया और किसने उनकी सुविधाओं को जोड़ने का काम किया। आ गई बात आपकी। हाँ, डॉक्टर जेपी सिंह साहब कुछ बोल रहे थे, आप बोल रहे पहले, फिर आपके पास जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथियों से कि इन्हें पता नहीं है कि महिला आरक्षण का बिल जो है पार्लियामेंट में फाड़ के फेंकने वाले इन्हीं के नेता यही हैं। और उस आरक्षण का विरोध करने वाले स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी थे। तो महिलाओं की बात न करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार जब यहाँ रही हो या राजद की सरकार बिहार में रही हो या कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही हो, तो उस समय का रेशियो निकाल के ये देख लें कि महिलाओं के साथ किस तरह की व्यवस्था थी इनकी। दोहरी मानसिकता के लोग थे। जब नौकरी में महिलाओं का आरक्षण माननीय कल्याण सिंह जी जब लाए थे उसका भी विरोध इन लोगों ने किया था। और दूसरी बात, स्वास्थ्य को लेकर जो आयुष्मान कार्ड योजना है वो 5 लाख हर व्यक्ति के लिए है। हमको लगता है समाजवादी कांग्रेस के जो साथी है इनसे पूछिए, इनके घर भी आयुष्मान कार्ड बना होगा। और 5 लाख ही नहीं, अब माननीय मोदी जी उसको बढ़ाने जा रहे हैं। बिजली के लिए पीएम ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम जो बिजली का बिल है उसे शून्य करने जा रहे हैं। और पीएम हर घर सोलर लाइट योजना चालू कर दिया उन्होंने। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू है और लखपति दीदी योजना लागू है।
ठीक है। किसान सम्मान निधि योजना लागू है, हर घर जल योजना है, तो इतनी योजनाएं हैं। और कश्मीर में धारा 370 चलिए। हटा दिया गया। डॉक्टर जेपी सिंह साहब एक सवाल ले लीजिए। जी सर, ठीक है, योजनाएं सवाल तमाम है, जी, जनता के जी। बीच आप जा रहे हैं। घोसी में क्या कुछ होने वाला है? घोसी में प्रचंड वोटों से आप देखेंगे, ये माननीय मोदी जी के बाद अगर घोसी में ही चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं, करीब 3 लाख 4 लाख वोट जो है मोदी जी जीतेंगे, वही 2 लाख 3 लाख वोटों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। और ये लोग जो बाहर हमें जो जानकारी हुए मिली है, थे, ओम प्रकाश राजभर जी के बहुत सारे सहयोगी भाग गए हैं छोड़ के उनको। कोई नहीं सर, ये समाजवादी से ही माननीय नारद राय है, माननीय राम इकबाल सिंह है, माननीय सूबेदार जी है, तमाम लोग पार्टी छोड़ के समाजवादी से आ रहे हैं हमारे सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी के समर्थन में। धर्मेंद्र और जी, इस देश जरा बीजेपी और सुभाषपा का जवाब दे लीजिए, फिर हेमंत जी के पास चलेंगे, फिर राजेश जी के पास आएंगे। हाँ, मोदी की गारंटी पे और इस प्रदेश को माननीय योगी जी के कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। ठीक है, आ गई सारी महिलाएं, आ गई आपकी बात, जरा जवाब ले लें, जवाब ले दो लेते तीन हैं। महत्वपूर्ण बातें अभी सुभाषपा के साथी और भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे। एक तो बिजली पे मैं दावे से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथी नोट कर लें, एक बिजली घर का नाम बताएं जो पिछले योगी जी के दोनों कार्यकाल मिला करके जिसमें 1 यूनिट नई 1 किलोवाट नया बिजली कारखाना उत्पादन का कोई बनाया हो तो उसका नाम अभी बता देंगे। ये सब एक हफ्ते बिजली और उसके बाद अब सुन लीजिए, सुनना सीखिए, एक एक कर सुनिए, सुन लीजिए, सुनिए जेपी सिंह जी, दावे से कह रहा हूं, अगर एसी केबिन में बैठ के आप टीवी पर बोल रहे हैं और बिजली की बात अगर बाहर सड़क पे लेके ले दीजिए, जनता आपको ठीक कर देगी। इस समय बिजली को त्राहिमाम और क्राइसिस मची हुई है। इतना गुस्से में लगातार आप देख लीजिए किस तरह से एक एक करके। हाँ बोलिए। किस तरह से जनता गुस्से में है। कहीं लखनऊ जैसे हार्ट ऑफ सिटी में जो है बिजली की इतनी समस्या है कि लोग बिजली घर के सामने और सड़क पर किस तरह 2 दिन पहले एक बुजुर्ग सड़क पर लेट गए 50 डिग्री टेम्परेचर में। दूसरी बात, एक योजनाएं गिनाने से कुछ नहीं होता, जमीन पर क्या है आप अपने कागज में अपने कलम से लिख लीजिए विभिन्न प्रकार की ये योजना ये योजना ये योजना, लेकिन जो बुनियादी सवाल है जनता पूछ रही है उसका जवाब आप सड़क उतर जिस दिन देने की हैसियत होगी तब उस योजनाओं का नाम लीजिएगा। कागज पे बड़ी बड़ी योजनाओं का नाम लिख देने से कुछ नहीं होता। मैं आता हूँ 2-3 चीजें, 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है। एक एक करके पूछना चाहता हूँ, सुनिए सर एक सेकेंड। गेस्ट हाउस कांड बहन मायावती जी के साथ करने वाले यही समाजवादी साथी है कि दूसरा कोई है? गांव गांव में अंबेडकर साहब की मूर्ति तोड़ने वाले यही साथी हैं। अरे आपको तो शर्माती नहीं हो सकता है, पता नहीं कब फिर न चोला बदल ले। आप तो उनको घंटी बजवा रहे थे जिनके साथ कैबिनेट शेयर कर रहे हैं, आप क्या बात करते हैं? नहीं, कम से कम सुभाषपा जैसे लोगों को तो बोलने की राइट नहीं, वहां हाथ जोड़ते जोड़ते किस बात की माफी मांग रहे हैं आपके नेता साहब? माफ कर दो, गलती हो गई। आप बताइए, अगर आपके अंदर दम है तो टीवी चैनल बताइए कि कौन सी गलती की जिसके लिए जनता से आपको माफी मांगनी पड़ रही है। लोग खदेड़ रहे हैं फील्ड में, मऊ के अंदर मंचों से पैर पकड़ के किस बात की माफी मांगनी पड़ रही है? बताइए, आपने कौन सा अपराध किया है? वो जनता पूछ रही है। यही तो भारत है, यही आप लोग तो समझ नहीं पाते हैं। मैं भाजपा के साथी को जवाब दे दूं, आप लोग टोपी वाले हैं इसलिए समझ नहीं पाएंगे। डॉक्टर जेपी, डॉक्टर जेपी, हमारे देश, जी सर, जरा सोनकर जी का गंभीर आरोप है, धर्मेंद्र जी को जवाब दे दीजिए। हमारी सरकार में ये पहले तो हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे जनता के लिए क्या किया हमने। गांव से लेके शहर के विकास तक का एक तरफ से मेरा खाका है। समाजवादी पेंशन दी तो लोहिया ग्राम और जनेश्वर मिश्रा गांव के नाम से गांव के पूरे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम किया। पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो, एक एक करके पूरी बात सुन लो। जनता की कड़ाई तुम अपने घर से दे रहे हो, तुम्हारे नेता अपने घर से ले आ रहे हैं, मोदी जी गुजरात से ले आकर उत्तर प्रदेश से खर्च कर रहे हैं। कैसी बात करते हो? जैसे को पढ़ के आया करो और सुनना बनाने का काम किया। एक एक करके, उसे कहां भूल जाते हो? इतने बड़े बड़े अपराधियों को मंच साझा इस तरह करने का डिबेट काम में नहीं किया। करता हूं। ये मछली मंडी नहीं है कि बोली लगाओ, सुनना दीपक सीखो। नोट कर लीजिए। ये झूठ फैलाने का वातावरण ठीक है, बना दीपक, है। चैनल देश बैठे की जनता, देश की जनता ये सब जानती है। ठीक है, उसका जवाब दे दीपक आपके पास आ जाएंगे, अपनी बात रख लीजिएगा। जैसे धर्मेंद्र सुन रहे थे आपकी बात, आप भी सुन ले। हाँ, उत्तर प्रदेश फिर के जवाब अंदर दे दीजिएगा। दोनों कार्यकाल योगी जी का 7 साल के कार्यकाल में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब
उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे जो आज बताते हैं शाहजहांपुर योगी जी में की आओ, मोबाइल बिरला सीमेंट पे निर्माण आओ, की यूनिट हब हो, नोएडा जमीन के भी दिया और टेक्नोलॉजी में में आओ। दीपक एक बार बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा। एचसीएल जैसी शानदार कंपनी जो सर्विस सेक्टर कंपनी है, उसमें हजारों लोग नौकरियां कर रहे हैं। सीजीसीटी पूरा डेवलप हुआ। योगी जी के पास भी एक चीज बताने के लिए नहीं है। चार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, लेकिन 4 कंपनियों का नाम नहीं बता सकते जहां 1000 लोग भी उत्तर प्रदेश के लोग काम कर रहे हो। दूसरी बात मैं आता हूं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। कौन लोग हाथरस की बेटी को न्याय नहीं दे पाए? डॉक्टर जेपी साहब एक एक करके नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, जवाब दीजिएगा। डॉक्टर जेपी साहब आपको फिर वहां से सम्मान नहीं मिलेगा। एक एक करके नोट कर लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। इशारा कर देंगे, मैं आ जाऊंगा आपके पास। हाँ बोलिए धर्मेंद्र। जो हाथरस की बेटी को न्याय नहीं दे पाए और उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, जिस तरह से कह रहे थे 370 और पूरे देश के अंदर आपने बड़े डंके चोट कहा 370 हटा दिया। आपने कहा नॉर्थ ईस्ट को मोदी से ज्यादा कोई नहीं देखता जानता है। आपकी हिम्मत भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने दम भरती है। न 3 सीटें कश्मीर के अंदर, न मणिपुर के अंदर आप कैंडिडेट नहीं लड़ा पा रहे हैं। वहां कितनी रैली मोदी जी ने की, और जाकर के अगर एक भी कैंडिडेट लड़ाए हो तो यहाँ टीवी चैनल पे आप बताइए कि आपकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही वहां जाने की। मणिपुर जल रहा है, वहां बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, देश की बेटियां हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। महिला सुरक्षा की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। डॉक्टर जेपी साहब दूसरी बात, हाँ दूसरी बात, ना आपने किसान पर जवाब दिया, न मजदूर पर जवाब दिया, नौजवान की नौकरियों पर नहीं जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में आप बहुत सीना तान के कि कानून व्यवस्था की बात करते हैं। 1 दर्जन परीक्षाएं, कहिए तो नाम सहित दिन तारीख तक बता दूं आपके चैनल पर अगर समय हो तो। 1 दर्जन परीक्षाएं लीक हुई और आपके कहीं न बुलडोजर चला, न जब जो लीक कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के आपके लोग थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, और लगातार आप उसमें मिली भगत करके लीक कराते रहे। देश के प्रदेश के नौजवानों के साथ अन्याय करते रहे, और तमाम नौजवान जो उस समय 18 से 28 साल तक 30 साल तक वो ओवर एज हो गए, उनकी जिंदगियां पूरी आपने एक पीढ़ी खराब कर दिया। ठीक है। हेमंत जी आवाज आ रही है? हेमंत जी, आपके ऊपर बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि इंडिया गठबंधन शरीयत कानून लागू करना चाहता है देश में, संविधान से उनका कोई वास्ता नहीं है। पहले ये एक गंभीर आरोप था, इसका जवाब आप दे लें। इतना पहले चरण से लेकर के 7वें चरण पर होने जा रहा है। केवल और केवल कम्युनलाइज करना इनका केवल आया उद्देश्य रहा, लेकिन जनता समझदार है। पूरे हिंदुस्तान में जनता ने जिस तरीके से इनका तिरस्कार किया है, इसी की माफी मांगने के लिए विवेकानंद मेमोरियल में आदरणीय मोदी जी जो है तो तपस्या करने के लिए गए हैं, क्षमा मांगने गए हैं। भारत की जनता ने जो 2014 से जो वादे किए थे, 2019 में जो वादे किए थे उनकी पूर्ति में नहीं कर पाया। अब 2024 में जनता हमें माफ कर दे, लेकिन जनता माफ करने वाली नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, उनसे यह पूछा जाए कि राम मंदिर के आंदोलन से उनका कोई वास्ता कभी रहा है? अरे भाई, जिस व्यक्ति ने मुकदमे लड़े उनके पक्ष में अदालत ने निर्णय दिया, और अदालत के निर्णय से वो मंदिर वहां पे बन रहा है, और हर व्यक्ति वहां जाएगा। कोई भारतीय जनता पार्टी से पूछ करके कोई वहां नहीं जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि गंगा सफाई बनारस में आदरणीय मोदी जी उस क्षेत्र के सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है या उस क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य है कि गंगा सफाई के लिए करोड़ों रुपए का बजट अलॉटमेंट होने के बाद में गंगा आज भी महंगी है। इसका जवाब बनारस ठीक है। अब तो कल तरीके से वहां के मंदिरों को ठीक है बनाने के नाम पे किया गया। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप बहुत हो गया। राजेश जी, शंकराचार्य जी के द्वारा ठीक है आ गई बात आंदोलन किए गए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। ठीक है, अब वरिष्ठ पत्रकार से जरा सुन लें। वरिष्ठ पत्रकार से सुन लें। जनता को बरगलाना और भ्रम में फैलाना चाहती है। हेमंत जी, ठीक है। राजेश जी, अब चूंकि आखिरी चरण का मतदान है और हमें लगता है कि इस तरह की चर्चा अब हम लोग सिर्फ 4 जून को ही करेंगे, कल तो मतदान ही होना है। अगर इन 7 चरणों की बात की जाए तो आपको क्या लगता है, क्या खासियत रही इस आम सभा चुनाव की? क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व निश्चित तौर पर हमारे आपके जीवन का एक ऐतिहासिक पल होता है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये आखिरी चरण जो हमारा चल रहा है इस डिबेट का, उसमें मेरे पास कई सवाल हैं। पहले तो मैं धर्मेंद्र जी की तारीफ़ करूँगा कि कम से कम इन्होंने राम मंदिर, रामायण, गीता, राम मंदिर का महत्व, इन सब चीज़ों पे प्रकाश डाला। ये और इस पे प्रकाश नहीं डाला कि राम भक्तों के साथ उन्होंने क्या किया था। दूसरा, जैसे सवाल आ रहा है कि
न्यायालय के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ। भाई मंदिर के निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखाड़ा समिति, तमाम तरह की पार्टियां रहीं और अदालत ने सिर्फ निर्णय दिया है। बनाने का काम फाइनेंशियली या जो भी निर्माण कार्य की रणनीति है वो इन सब संगठनों ने किया है। भाजपा के संगठन हो सकता है, भाजपा का भी इसमें ये नहीं है। राम मंदिर का श्रेय आप भी ले सकते थे, राम मंदिर का श्रेय कांग्रेस भी ले सकती थी, तो बाकी पार्टियों ने परहेज किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया और उसको कैश किया। मेरा सवाल दो तीन राजनीतिक पार्टियों से है। पहला तो कांग्रेस से। कांग्रेस के तरफ से सबसे हर मंच से कहा गया है कि जातीय जनगणना मैं कराऊंगा। बिल्कुल जातीय जनगणना मैं कराऊंगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी का परिवार किस जाति में शामिल होगा, वो अपने जातीय गणना में किस जाति को लिखेंगे। दूसरा सवाल जनता राजद से है, तेजस्वी यादव जी से। उन्होंने बिहार के लिए शिक्षा विभाग में अमूल परिवर्तन और सारी चीज़ों की बात की है। देश में एक जगह है कोटा, कोटा में पढ़ने के लिए बिहारी जाते हैं, कोचिंग बिहारी चलाते हैं, हॉस्टल बिहारी चलाते हैं। जनता पार्टी के लिए भी कोई सवाल? बिल्कुल सब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सवाल है। इशारा हो गया है वाइंड अप करने का। हाँ। मैं ये कोटा वाली बात पूरी कर दूं कि वहां सारा बिहार कोटा में है। कोटा का माहौल बिहार में क्यों नहीं हो पाया या क्यों नहीं हो पा रहा है? उत्तर प्रदेश नहीं है, भी बता दें। ये उत्तर प्रदेश कोटा में नहीं है। चलिए, चर्चाएं तो अनंत चलती रहेंगी। फिलहाल राजेश जी, वक्त यहीं तक इजाजत देता है। हालांकि आप 2 ही सवाल पूछ पाए, भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के लिए सवाल रह गया। लेकिन कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा आखिरी चरण को लेकर के। मैं एक बार फिर प्राइम टीवी के जरिए सारे मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि वो घरों से निकले, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए मतदान जरूर करें, क्योंकि मताधिकार ही आपको नागरिक बनाता है। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि 80 दिनों का ये लोकतंत्र का महापर्व अपने समापन पर है और निश्चित तौर पर कल मतदान के आखिरी चरण की भी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर कल निगाहें होती हैं कि क्या मत प्रतिशत पिछले 6 चरणों की तरह रहता है या उसमें कुछ इजाफा होता है। हालांकि 4 जून को जब मतगणना होगी तो निश्चित तौर पर ये साफ तौर पर नजर आएगा कि जो अलग अलग सियासी दल दावा करते हैं, जनता ने किसका साथ दिया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 339-388-2172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा,
दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका। आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन।